हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे स्पेशल वीडियोस चल रहे थे इकोनॉमिक्स के, जो री एग्जाम्स है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है, जो बच्चे लोग फेल हुए उनके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है, जो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जहाँ पे 3 चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं 3B तक, मतलब 3 चैप्टर मतलब 3B तक, सॉरी 3A तक। 3B से आज कंटिन्यू करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे। इसका लास्ट पार्ट होगा जो अपन डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे और इंडेक्स नंबर पे। कल आपकी एग्जाम्स है और आई नो कि थोड़ा लेट हो चुका हूँ मेरे एंड से कि भाई वीडियोस टाइम पे नहीं पहुंचा, बट डोंट वरी, आपको वीडियोस वो थर्ड वाला भी जल्दी मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपडेट रहना और देख के ही जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोग को वहाँ पे भी दूंगा, जैसे लास्ट सेशन में दिया था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दूंगा आज भी। सो प्लीज़ अपडेट रहना टिल टाइम। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो उधर भी क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम CS इंडिया नाम का ही चैनल है, प्लीज ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे भी। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। अपना टाइम बहुत कम है, फटाफट जाऊंगा बिकॉज यहाँ पे पूरा चैप्टर्स कवर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट ऊपर से अपन झलक देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है कि भाई चेंज, इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो चेंज। ऐसे जैसे कि बात करो तो इलास्टिक का मतलब कैसे होता है, अपन ने नॉर्मल टर्म में इलास्टिक का मतलब क्या बोलते हो, रबर बोलते हो इनडायरेक्टली। अब जितना उसको खींचते हो उतना रिस्पॉन्स करता है, मतलब कम खींचोगे तो इतना ही खींचेगा, ज़्यादा खींचोगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब भी यहाँ पे यही होता है कि इलास्टिसिटी का मतलब भी क्या होता है, इज नथिंग बट रिस्पॉन्स। तो टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेटर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब एक चीजें चेंज हो रही है, तो मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर से अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की इलास्टिसिटी आपके सिलेबस के अंदर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस मतलब यहाँ पे वन फैक्टर क्या होगा, प्राइस होगा, और अदर फैक्टर क्या होगा, डिमांड होगा। प्राइस और इलास्टिसिटी डिमांड का तो आपको मालूम है रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, बोल सकते हो कि सपोज कि टीका भाव बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की, क्योंकि टीका भाव बढ़ेगा तो कोई वहां पे प्रीफर करेगा नहीं, टी का प्रीफर क्या प्रीफर करेगा, कॉफी प्रीफर करेगा। अगर टीका भाव कम हुआ तो ऑफकोर्स कॉफी कम हो जाएगी। मतलब एक का प्राइस ज्यादा या कम होने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ता है, मतलब दूसरे गुड्स पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ बोलेंगे। और थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं थोड़ा ऊपर नीचे से ऊपर गया हूं, डोंट वरी, चलेगा। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, इनकम कम तो डिमांड कम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो 3 टाइप की आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है यहाँ पे, प्लीज रट्टा मार लेना, बहुत इजी है, शॉर्ट नोट के लिए आता है जनरली। बाद में आ जाता है अपना प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी 5 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, जहां पे मेरी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा। नेक्स्ट हो जाएगा देखो यहाँ पे, सॉरी माय बैड, सपोज कि यहाँ पे मैंने बोला कि डिमांड पे नहीं, प्राइस अगर मेरा चेंज नहीं हुआ तो डिमांड पे इनफाइनाइट चेंज होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड चेंज, जैसे कि लिखा है कि व्हेन अ सिंगल स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग अबाउट अ इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब अगर मेरा हल्का सा 10 का 20 रुपया भी हुआ, 10 का 12 रुपया भी हुआ, तो मेरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, जस्ट इमेजिनरी टाइप का है, क्या है आप बोल सकते हो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब मेरा प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो जाए बॉस, परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस मेरा कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, मेरे डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो परफेक्टली इलास्टिक में क्या बोला था, प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज अनलिमिटेड होगी, इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे इनइलास्टिक में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज होगा भले मेरा प्राइस बढ़े या कम हो। अगर सपोज कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, नहीं होगी। प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, नहीं होगी। मतलब डिमांड मेरी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कौन से सिनेरियो में, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड वन आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है जितना पोर्शंस में, जितना पार्ट, मतलब जितने परसेंटेज में मेरी डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, उतनी परसेंटेज में मेरा डिमांड
कम हुआ, जितने परसेंटेज में मेरी प्राइस कम हुई उतने ही परसेंटेज में मेरा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। मतलब यूनिटरी का मतलब होता है सेम। यस, तो यहाँ पे देखोगे तो अगर मेरा प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड 50% से बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हाँ, उसको और एक टर्म में बोल सकते हो, ये कर्व को जो स्लोप ऑफ कर्व है इसको बोलते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लोग 2-2 मार्क के लिए 3-3 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको मतलब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पूछ रहे हैं और आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नेक्स्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब मेरे प्राइस चेंज कम होने से मेरे डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी, यस, हाँ देखो यहां पे लिखा है रिलेटिवली, कहा गया, सॉरी यहां पे यस कहा गया भाई, किधर है, जल्दी आ जा। हाँ, वेयर द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू द चेंज इन द मोर देन द प्रोपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एट द डिमांड सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरा 50% से प्राइस कम हो गया तो 100% से मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे डबल इंपैक्ट पड़ेगा किसके पे, मेरे डिमांड पे। और लास्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कि अगर सपोज 50% से मेरा प्राइस कम हुआ तो 50% क्या 100% से बढ़ना चाहिए था, 200% से बढ़ना चाहिए, बट इतना नहीं पड़ेगा, ओनली 25%, मतलब उसका भी हाफ से ही परसेंटेज क्या करेगा, कब बढ़ेगा। देखो जहाँ पे मेरा परसेंटेज चेंज हुआ, पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाए तो फॉर एग्जांपल 50% फॉल हुआ प्राइस, तो ऊपर अपने क्या कहता है 100% इंक्रीज हुआ, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। पर रिलेटिवली इन इलास्टिक में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे उसका आधा ही इंपैक्ट पड़ रहा है, 25% से ही इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब ये वाला सिनेरियो कभी होता है कि जब भी सपोज की नेसेसरी गुड्स है, सपोज की फॉर एग्जाम्पल नमक की बात करो, सॉल्ट की बात करो, तो प्राइस वो कितना भी कम हो जाए, सपोज की 20 रुपए की थैली आती थी तो 10 रुपए में आ जाती, तो नमक ज्यादा खाना शुरू करेंगे, ज्यादा अपन डालेगी नमक किसके अंदर, सब्जी के अंदर, नहीं ना, तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है किसके अंदर, जो नेसेसिटी गुड्स है। ठीक है, तो हो जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसे करके 5 टाइप का कर्व है। एक कर्व भी सब पढ़ लेना, उन लोग कर्व ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछते हैं, स्लोपिंग कर्व, स्लिपिंग कर्व हो गया, बाद में फ्लैटर हो गया, ये तो ये सब कर्व्स के नाम भी लोग पूछते हैं, तो प्लीज बच्चे लोग ध्यान रखना। ये फ्लैटर कर्व है, मतलब फ्लैटर स्लोप बोल सकते हो। ये अपना हो गया स्टीपर स्लोप जो आपको यहाँ पे दिया है। यस, तो एक कर्व का नाम भी पूछते हो ऑब्जेक्ट उसके अंदर, तो प्लीज रट्टा मार लेना उसको भी। और बाद में आपको मे बी डिफरेंट बिटवीन में पूछ लें परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, या तो रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है। यूनिटरी तो मैंने तुमको ऑलरेडी बोला है, हाइपर बोला वो जो डायरेक्ट पूछते हैं किसमें, शॉर्ट नोट के अंदर। यस, बाद में आ जाता है मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, ये वाले कौन से मेथड्स है, रेशियो और परसेंटेज मेथड में यहाँ पे सब समझाने नहीं बैठूंगा। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखना है तो मैंने लास्ट ईयर सब डिटेल में वीडियोस बनाए, तो जाके क्या कर सकते हो आप देख सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, बाद में आपके थर्ड मेथड, 3 मेथड इन लोग ने दिया है, पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड, ऐसे करके 3 मेथड दिया है किसकी, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तीनों कर लेना एग्जाम के अंदर, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शॉर्ट नोट के लिए आता है। यार चलो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से मेरे फैक्टर है कि जो मेरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकता है, फैक्टर्स। यस, इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है चेंज। पहला हो जाएगा नेचर ऑफ कमोडिटी, ऑफ कोर्स कौन सा नेचर ऑफ कमोडिटी में यूज कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी वाला कर रहा हूँ कि इनइलास्टिसिटी वाला कर रहा हूँ। यस, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, सपोज की शुगर एंड जेगरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर अवेलेबल है तो वो मेरे डिमांड पे कितना इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते तो मेरे डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूसेज, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर द वन ऑफ द एग्जांपल जो नंबर ऑफ यूसेज में काम आता है, लाइट, फैन, एसी, मतलब एक ही चीज से आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, इलास्टिक, लेस इलास्टिक होती है, मतलब लेस डिमांडेड, मतलब इतना कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता उसमें। हैबिट्स हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ कोर्स अगर सपोज की फॉर एग्जांपल कस्टमर की इनकम बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ने लगती है, कस्टमर की इनकम कम हुई कोविड जैसे सिनेरियो में, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड। तो दीज आर द नथिंग बट फैक्टर्स है। बाद में अर्जेंसी ऑफ नीड, ऑफ कोर्स अगर सपोज की फॉर एग्जांपल अपने को बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई गुड्स चाहिए अपने को, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, तो लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब उस पर कोई डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा
नेसेसरी गुड्स में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड, ऑफ कोर्स ये मैं जस्ट बोला अभी अर्जेंसी के केस में कि टाइम पीरियड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि जो मेरी डिमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दीज आर नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस किस को एप्लीकेबल होता है एग्जाम के लिए, इतना रिलेवेंस नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो, तो इधर भी मैं मीनवाइल इग्नोर कर देता हूँ, टाइम है नहीं अपने पास, वरना डिस्कस कर लेते थे अपन। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ में आपको लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ के जाना, जो मेरे लिए हमेशा फेवरेट रहा है। अगर तीनों में से एक लॉ भी आ गया मतलब 8 मार्क के लिए डायरेक्ट आएगा। यस, तो प्लीज करके जाना लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, नथिंग बट आप जब भी डिमांड पढ़ रहे हो तो कभी कस्टमर के माइंड से सोचते हो। सपोज कि प्राइस कम हुई तो कस्टमर का माइंड क्या होता है, ज़्यादा परचेस करूँ। प्राइस बढ़ी तो कस्टमर का माइंड क्या होता है, डिमांड कम करूँ। तो वो अपन ने किसके एंगल से सोचते थे, कस्टमर के एंगल से सोचते थे। बट आप जब भी सप्लाई पढ़ रहे हो तो भाई आपको बन जाना है प्रोड्यूसर। क्या बन जाना है, प्रोड्यूसर बन जाना है। क्यों सर, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर से एंगल से सोचोगे तो ही सप्लाई इजी हो जाएगा। सर कैसे, सपोज कि आप एज ए प्रोड्यूसर हो कोई गुड्स के, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि आपका मेन मोटो है टू अर्न प्रॉफिट। ज़्यादा सप्लाई करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में सपोज कि आज की बात करो, आज सपोज कि टोमेटो 140 kg है, तो सप्लायर एज अ प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करके सेल करने की ट्राई करेगा, बिकॉज उसको 140 रुपीज़ मिल रहा है पर केजी, जो 30-40 रुपीज़ केजी मिलता था पास्ट में। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर दिमाग तो यही सोचेगा ना प्रॉफिट कमाना है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर हो, एज अ प्रोड्यूसर ऐसा सोचता कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस कम हो रही है, मार्केट में प्राइस कम है, तो क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, क्योंकि वो स्टॉक करके रखेगा। फ्यूचर में जब भी प्राइस बढ़ेगा तभी क्या करेगा, सेल करेगा। सो सिंपल फंडा है सप्लाई एंड प्राइस का, सप्लाई एंड प्राइस का, सप्लाई एंड प्राइस का, कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। सप्लायर का, अगर सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर का, अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम करेगा। हाँ, बाद में आता है इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, इतना कुछ है नहीं खास। आ जाते हैं डायरेक्ट लॉ ऑफ सप्लाई पे। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसके बेस पे मेरी सप्लाई नक्की होती है, फिक्स होती है। पहला हो जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस कैसा है, कमोडिटी का प्राइस हाई है तो सप्लाई हाई, प्राइस कम है तो कम। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी वो ध्यान में रखता है, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड करके क्या करता है, सप्लाई करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, टैक्स कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सब एंगल को सोच के वो क्या करता है, प्राइस नक्की करके सप्लाई करता है। एंड अदर फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद, हाँ सॉरी, नेचुरल कंडीशंस कैसी है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर सपोज कि प्रोड्यूसर को मालूम है कि दिवाली में नेक्स्ट 3 महीने, 1 महीने में दिवाली है, अज्यूम करो, अगर उसको लगता है कि नेक्स्ट महीने दिवाली है, तो मैं उधर शुगर का भाव अपने को डबल भी मिल सकता है, तो आज क्या करेगा, सप्लाई कम करके वो नेक्स्ट मंथ में बेचेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। ठीक है, तो दिस आर द नथिंग बट डिटरमिनेंट, कि इसके बेस पे मेरी सप्लाई फिक्स होती है, इज नथिंग बट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड भी पढ़ा था लास्ट सेशन में, और आज डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, दोनों में से एक कंपलसरी आएगा बोर्ड के एग्जाम में, लिख के ले लो, ये जो री एग्जाम है उसके अंदर। यस, नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लॉ कैसे लिखना है तुम लोग को मैंने पहले बोल दिया, इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब कौन लाया था लॉ, तीनों लॉ अल्फ्रेड मार्शल लाए इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। यस, बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी more is the quantity supply and lower the price of the commodity less is the quantity supply। मतलब ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस कम सप्लाई। assumption ऑफ कोर्स सब लॉ सर्टन assumption पे बने हुए, और क्या करें, अदरवाइज लॉ बनता ही नहीं था। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है बॉस, कांस्टेंट कॉस्ट रह ही नहीं सकता। आज सपोज कि कोई ये मार्कर बना, सपोज कि ये पेन बनाने में आज 100 रुपया लग रहा है, जूम करो, तो नेक्स्ट 2-3 साल में जरूरी नहीं कि इसको 100 लगे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यस, नेक्स्ट कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो भी पॉसिबल नहीं है। एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया नया मटीरियल मशीनरी आता है और टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो देर इज अजम्पशन ओनली। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, अरे भाई हर 2 मिनट्स में वेदर की कंडीशन चेंज होती है, तो ये बोल ही नहीं सकता कि पूरे 12-12 महीना समर ही रहेगा, 12-12 महीना रेन ही रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, अजम्पशन है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट आए तो रातों रात नया नया पॉलिसी लेके आता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी कांस्टेंट रह नहीं सकती, अजम्पशन है।
नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अजम्पशन है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, पागल हो गया है क्या, अदर गुड्स का प्राइस सेम ही होगा बोलता है। कॉफी का प्राइस, अगर मैं टी बेच रहा हूँ तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कॉफी का प्राइस सेम ही होगा लाइफ टाइम तक, पॉसिबल नहीं है। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गलत, ठीक है। तो ज्यादा नथिंग बट अजम्पशन ऑफ द सप्लाई। अपन देख रहे हैं कि स्लोप अपवर्ड के मूवमेंट के लिए इसलिए जा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। सप्लाई एंड प्राइस के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ी, इसलिए मूवमेंट किधर दिख रहा है, अपवर्ड दिख रहा है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि ज्यादा प्राइस तो ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस तो कम सप्लाई, पर ये यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा कि ज्यादा प्राइस भी देंगे तो भी कम ही सप्लाई होगी। क्यों सर, कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है? पहला तो सप्लाई ऑफ लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो डायरेक्ट पूछते हैं इन लोग कभी कभी शॉर्ट नोट के फॉर्म में बोल सकते हो कि सपोज कि फॉर एग्जांपल आप कोई मजदूर को पहले 1 घंटे का 200 रुपया देते थे, बाद में वो उसके लिए वो 1 घंटे में वो 5 घंटा काम करता था, मतलब 1 घंटे का 200 इंटू 5 घंटा इंटू 200 करोगे तो 1000 रुपया होता है। बट अगर आपने उसका पर आवर बढ़ा दिया, मतलब आपने 200 का 300 कर दिया, या तो फॉर एग्जाम्पल 400 कर दिया, डबल ही कर दिया आपने, तो अभी वो इतना इंटरेस्ट नहीं, वो क्या करेगा, सब काम कम करेगा। अभी वो 3 घंटा ही काम करेगा। क्यों 3 घंटा भी काम करेगा तो उसको कितना रुपया मिलता है, 400 इंटू 3 करोगे तो 1200 रुपये मिलता है, मतलब पहले से भी ज्यादा मिल रहा है, वो भी कम काम करके। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ाया पर सप्लाई उसकी बढ़ी नहीं, सप्लाई ऑलमोस्ट क्या होने लगी, आधी हो चुकी थी उसकी, कम हो चुकी थी। यहाँ पे 5 घंटा काम करता था, वहाँ पे अभी 3 घंटा ही काम कर रहा है, मतलब 2 घंटा काम ही नहीं कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक टाइप पे सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई मेरे को दिन का इतना मिल रहा है तो मैं क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ, बस 3 घंटा बहुत ग्रेट इनफ है, मेरे को पर डे से भी ज़्यादा मिल रहा है अभी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्राइस बढ़ी पर सप्लाई बढ़ी नहीं, इट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ लेबर। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्या करके आओ, डायग्राम ड्रॉ करके आओ। तो जो रहा यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले पर आवर उसको 100 रुपया मिलता था, 5 घंटे का उसको 500 रुपया मिलता था, मैंने 200 रुपया बोला था, पर जस्ट इधर देख लेते हैं। बाद में उसको 200 रुपया किया, जहाँ पे वो 7 घंटा काम किया, मेहनत की बंदे ने, 1400 रुपया कमाया। बाद में उसको 300 रुपया किया था तो उससे भाई ने 1 घंटा कम कर दिया काम, 7 से 6, प्राइस बढ़ ली, 200 से 300 हुआ, बट काम का आवर्स कम हो गया 7 से 6, तो भी वो ज्यादा कमा रहा है 1800 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा कब, स्टॉप ओके, रिवर्स में जा रहा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई जो है 7 से क्या हो गई 6 पे आके अटक गई। ठीक है, तो ये आप जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सप्लाई ऑफ लेबर का, तो एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आप, एग्रीकल्चर गुड्स है, नेक्स्ट है अर्जेंसी नीड फॉर कैश। अगर सपोज कि कोई सब्जी वाला पर्सन है, अगर उसको सपोज कि कल उसको किधर अचानक गांव में निकलना, तो उसका बहुत सारी सब्जी है, बहुत सारी, वो बोला कि मैं इधर रख दूंगा तो वेस्ट हो जाएगी, दूसरा जब मैं बेच देता हूँ, अर्जेंसी है उसको, भले उसका टोमेटो का भाव 100 रुपये का पर केजी बिक रहा था, वो 50 रुपये में निकाल के चला जाएगा गाँव। क्यों, क्योंकि उसको अर्जेंसी है। प्राइस भले कम, मैं यहाँ पे ये बोला था, प्राइस भले उसकी ज्यादा थी तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हैंड कैश, अगर कोई सेलर को पैसे की ज्यादा जरूरत है, ही मे सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस से कम भी हो है प्राइस तो भी वो क्या करेगा, बेच देगा, वो वेट नहीं करेगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा। अपन ने क्या बढ़ा कि भाई प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई वो इसको, यहाँ पे तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं करता है, यहाँ पे लॉ तो रिवर्स में चला जाएगा कि इवन तो मार्केट में ज्यादा प्राइस मिला तो भी कम प्राइस में आज बेच रहा है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि उसको अर्जेंसी है नेड कैश की, यस, उसको गाँव में जाना है, उसके गाँव में उसके डैड उसको हॉस्पिटलाइज किया है, तो इसलिए अर्जेंट, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ तुम लोग को समझने के लिए। यस, पेरिशेबल गुड्स, ऑफ कोर्स पेरिशेबल जो बिगड़ जाने वाला, आपको मालूम है कि भाई कल उसके भाव भले आज उसके भाव 100 रुपये केजी है, कल उसके भाव अगर आज रातों रात सब्जी बिगड़ गई तो 100 का क्या 40 रुपये भी नहीं आएगा, तो भी वो कम भाव में आज क्या कर देगा, बेच देगा, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स से बिगड़ जाने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। रेयर गुड्स मतलब ओल्ड कॉइन हो गया, एंटिक चीज हो गई, इज नथिंग बट रेयर गुड। तो रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड इफ द प्राइस राइज सप्लाई रिमेन अनचेंज। मतलब एक यूनिक रेयर गुड्स है, उसके प्राइस में कुछ भी ऊपर नीचे आए तो उसके डिमांड और सप्लाई भी इतना फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन सप्लाई, जो मैं तुम लोग को ऑलरेडी वेरिएशन ऑफ डिमांड पढ़ा दिया था, वैसे ही वेरिएशन ऑफ सप्लाई बट पूरा उल्टा है। वेरिएशन इन सप्लाई क्या बोलेगा, इसके अंदर
पहले तो वेरिएशन सप्लाई क्या बोलता है, कहीं मेरा एक ही फैक्टर चेंज होगा जो होगा मेरा प्राइस। यस, ये तो अपन ने डिमांड में भी पढ़ा था। और प्राइस चेंज होगा तो ही मेरी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी। क्लियर, प्राइस बढ़ी तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हुई तो मेरी सप्लाई कम होगी। उसको ही क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, सप्लाई, सॉरी डिमांड निकल रहा है पर सप्लाई निकलना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर एक्सपेंशन कभी होगा जब भी मेरा प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, इज नॉट एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर मेरा प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुआ, इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बाद में आ जाता है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन में अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्राइस अनचेंज एंड अदर फैक्टर रिमेन चेंज, मतलब टेस्ट, हैबिट, ठीक है, फैशंस, वो चेंज हो जाएगा पर मेरा प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मेरा फैशंस, टेस्ट चेंज हो गया और पॉजिटिव हो गया तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग इन सप्लाई। अगर सपोज कि फैशन चेंज हुई और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, मैंने कुछ सपोज के टेस्ट में चेंज किया मेरे प्रोडक्ट के अंदर, अगर उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा मेरे गुड्स के अंदर, सपोज कि मैंने पिज्जा में चेंज लाया, टेस्ट चेंज किया उसका, कस्टमर ने इतना फेवरेबल रिमार्क नहीं दिया, अनफेवरेबल दिया, तो मेरा सप्लाई कम होगा, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग इन सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं भिड़ू, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ वाला चैप्टर्स। बाद में आ जाता है, हाँ, यहाँ पे सर्टन कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो खर्चा है। अभी कॉस्ट की बात करो तो दो कॉस्ट होता है। आज कोई भी गुड बनाओ तो एक गुड बनाने के लिए क्या लगता है, खर्चा लगता है। अभी ये खर्चा सर क्या होता है, दो टाइप का आप बोले अभी, कैसे दो टाइप का, एक फिक्स खर्चा होता है और एक वेरिएबल खर्चा होता है। फिक्स खर्चा मतलब जहाँ पे आप सपोज कि फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हो, फिक्स खर्चा, सपोज कि फॉर एग्जांपल आप रेंट दे रहे हो, यहाँ पे सपोज कि ये मार्कर बना रहे हो, फैक्ट्री का जो रेंट दे रहे हो, ऑफकोर्स कोई फैक्ट्री में बनाओगे ना मार्कर, अगर सपोज कि फैक्ट्री का आप जो रेंट दे रहे हो फिक्स्ड है, हर महीने आपको सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये का आपके रेंट दे रहे हो, हर महीना 50,000 ही होगा। भले आप एक मार्कर बनाओ कि 100 मार्कर बनाओ कि 1000 मार्कर बनाओ, आपको तो 50,000 ही देना है, किसको, ओनर को। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, जो एग्जांपल मैंने लिया रेंट का। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अगर ये मार्कर बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है, जो इंक यूज होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा मार्कर का, उतना ज्यादा मुझे इंक चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर 100 क्वांटिटी बनाना है तो 100 के हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मेरे को 50 क्वांटिटी बनाना है तो मुझे कम चाहिए, मतलब जितना कम क्वांटिटी उतना कम रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट। अभी आ जाता है एवरेज कॉस्ट। व्हाट यू मीन बाय सर एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है आपको सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई मार्कर का एवरेज निकालना है कि मुझे पर मार्कर कितने में पड़ी। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये का कॉस्ट पड़ा, मुझे 1000 में मेरी 10 मार्कर बनी, 1000 में मेरी कितनी मार्कर बनी, 10 मार्कर बनी, तो मेरे को एक मार्कर कितने में पड़ी, 100 रुपये में। कॉमन सेंस है, 10 × 100 करोगे तो 1000 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? तो एक मार्कर का कॉस्ट कितने में पड़ा, मुझे 1000 रुपये में पड़ा। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज नथिंग बट पर कॉस्ट। पर कॉस्ट का मतलब भी होता है एवरेज कॉस्ट। और नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल यूनिट बनाने में मुझे जो खर्चा लग रहा है, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई एडिशनल यूनिट बनाने में मुझे जो खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज कि टोटल कॉस्ट मेरा 250 रुपया और एडिशनल यूनिट बनाने में सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 रुपया लग रहा है, तो 250 माइनस 200 करूंगा तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा ए यूनिट बनाने के लिए, इज नथिंग बट 50 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट कंसेप्ट। सेम रेवेन्यू में भी 3 कंसेप्ट है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी जितना बेचा उनका इनटू प्राइस कर दो, इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने 1000 रुपये में क्वांटिटी बेचा, अगर 1000 रुपये में मैंने 10 क्वांटिटी बेचा, टोटल मेरे को 1000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें मैंने कितनी क्वांटिटी बेचा, 10 बेचा, तो 1000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो पर क्वांटिटी मुझे कितना फायदा हुआ, एवरेज 100 रुपया फायदा हुआ, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू या तो एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे उसको। और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल मुझे जो प्रॉफिट हुआ, टोटल जो रेवेन्यू हुआ और मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो हो रहा है बेचने के बाद उसको मैं माइनस करूंगा तो उस नथिंग बट मेरा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ रहा ना सर?
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये वाले पार्ट के अंदर लास्ट चैप्टर्स होगा, चैप्टर नंबर 5 फॉर्म ऑफ मार्केट। इसके अंदर देखोगे तो आपको परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के अंदर बात करता है तो परफेक्ट मार्केट इज प्योरली इमेजिनरी मार्केट। ये सब छोड़ दो बच्चे, ऐसा कंसेप्ट है सब। यहाँ पे कंपटीशन का आते तो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट क्या बोलता है कि भाई सब इस काइंड ऑफ इमेजिनरी मार्केट जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस गुड्स, मतलब सबसे एक ही गुड्स बेचेंगे, एक ही गुड्स बाय करेंगे, इमेजिनरी मार्केट इज नथिंग बट परफेक्ट मार्केट। नेक्स्ट है, यहाँ पे आ जाओ इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करूं, हाँ बाद में एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, प्राइस डिटरमाइनेड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। पहले तो एग्जाम में देखो परफेक्ट कंपटीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनपरफेक्ट में भी 3 टाइप है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली करके कुछ तो कंसेप्ट है। 300 मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली के टाइप्स हो गए, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, डिओपोली नहीं है, ओलिगोपोली है। 3 करके कंसेप्ट करके मार्केट है। इनपरफेक्ट कंपटीशन में वेरी वेरी ये 4 जो है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कंपल्सरी 1 या 2 दिखेंगे तो प्लीज रट्टा मार लेना इसको भी। हाँ मैं कहाँ पे था, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में भी सर्टन प्राइस डिटर्मिनेंट है कि कैसे प्राइस डिटर्मिनेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जहाँ पे उन लोग ने एक डायग्राम शो किया है इक्विलिब्रियम प्राइस का, कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कि वो प्राइस जहाँ पे मेरी डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, मैच होती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। 3000 क्वांटिटी डिमांडेड, 3000 क्वांटिटी सप्लाई, तो ये जो क्वांटिटी और डिमांड जो मैच हो रही है कौन से प्राइस पे हो रही है, 300 प्राइस, 300 प्राइस माई इक्विलिब्रियम प्राइस। एग्जाम के लिए रट्टा मार लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, परफेक्ट इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो इन मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, उसके भी बहुत सारे क्या है फीचर्स बोल सकते हो, इन काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट, बैरियर्स टू एंट्री, कॉम्पिटिटिव कंट्रोल, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा है। चाहो तो आप पूरे वीडियोस देख सकते हो, एक एक सेंटेंस मैंने क्या किया डिटेल में पढ़ाया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल ऑल्सो। यस, नेक्स्ट है डिओपोली, यहाँ ओलिगोपोली, ओली का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पे हो गए फ्यू, सेलर हो गए, उसको बोलते हो ओलिगोपोली। फ्यू फॉर्म्स और सेलर बोल सकते हो, इंटर डिपेंडेंस है, सब एक दूसरे पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन करना है तो। एंट्री बैरियर से ऑफकोर्स नए बंदे को आने नहीं देते इन लोग मार्केट में, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। और लास्ट है आपके आ जाएंगे मोनोपोलिस्टिक, ये इस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल मार्केट है, जहाँ पे प्रॉपर उन लोग ने लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, हेट्रोजीनियस गुड्स है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है सब अलग अलग गुड्स बेचेंगे, तो इस काइंड ऑफ बोल सकते हो इट्स अ प्रैक्टिकल मार्केट, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो गया, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब नो होमोजीनियस, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था। यहाँ पे सब गुड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सबको आने जाने का हक है। सेलिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे, बाद में क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स बेचेंगे, और कंसेप्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपके नथिंग बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के टाइप्स। ठीक है, तो ये सब वीडियोस मैंने सब, अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज़ बच्चे लोग डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक्सरसाइज भी पढ़ा है, तो प्लीज़ जाकर क्या कर दीजिए, देख लीजिए। और लास्ट सेशन में अभी अपन इंडेक्स नंबर और मैक्रो, यहाँ तक अपना माइक्रो खत्म हो गया। अभी अपन डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं आएगा मेरा वीडियो, उसके अंदर अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऊपर से देख लेंगे और इंडेक्स नंबर भी थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।